हम लोग जो पढ़े हैं उसमें क्वेश्चन देख लेते हैं अम्लीयता और क्षारीयता का। तो देखना नंबर पहला क्वेश्चन LiOH NaOH KOH RbOH CSOH। दूसरा नंबर BeOH का होल ट्वाइस MgOH का होल ट्वाइस CaOH का होल ट्वाइस SrOH का होल ट्वाइस और BaOH का होल ट्वाइस। Li2O Na2O K2O Rb2O CS2O BeO MgO CaO SrO और BaO। HF HCl HBr HI। CH4 NH3 H2O HF। NH3 PH3 ASH3 SbH3 BiH3। H2O H2S H2TE H2PO H2O HF NH3 H2O H2S HBr HI। इन सभी में हमें अम्लीयता और क्षारीयता का क्रम बताना है। चलो आ जाओ देख लेते हैं। ये लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे। तो धात्विक लक्षण बढ़ेगा तो क्षारीयता भी बढ़ेगी। इसको देखें तो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम, इसमें भी सेम कहानी, ऊपर से कहाँ रहे नीचे। तो ऊपर से नीचे है तो धात्विक लक्षण बढ़ता है तो क्षारीयता भी बढ़ती है। ये लिथियम मैग्नीशियम सोडियम इन सभी का ऑक्साइड, सेम कहानी, ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा इसलिए क्षारीयता बढ़ेगी। HF HCl HBr HI, तो हमने बताया था कि इनमें ऊपर से नीचे आते हैं तो बंध लंबाई बढ़ती है तो H+ त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो अम्लीयता बढ़ेगी।
इसमें देखोगे तो ये कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इसमें देखोगे तो हमने क्या लिया, ईएन। ईएन जिसका ज्यादा उसकी अम्लीयता भी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा ईएन किसका है, एचएफ का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का और सबसे लास्ट में CH4। इनकी बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथीन। अगर इनमें हम लोग अम्लीयता की बात करें तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी। इसमें भी सेम कहानी हो जाएगी। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, अब इसमें पूछ लिया तीनों अलग अलग चीजें हैं। तीनों अगर अलग हैं तो देखोगे ऑक्सीजन का ईएन कितना होता है, 3.5, फ्लोरीन का 4, नाइट्रोजन का 3। तो तीनों में ईएन सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, फ्लोरीन। उसके बाद कौन होगा, ऑक्सीजन। तो अगर इनका क्रम मान ले, ये ए है, ये बी है और ये सी, तो सबसे पहले क्या होगा, बी, उसके बाद क्या होगा, ए, उसके बाद सी। अब इसमें इसमें देखोगे तो ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग है। तो HI और HBr, इन दोनों में ज्यादा अम्लीय कौन होता है, HI और HBr में ज्यादा अम्लीय कौन होता है, HI होता है। तो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा HI। अब उसके बाद ये है HBr, ये है H2S। तो देखोगे सल्फर और ब्रोमीन का, तो सल्फर का ईएन कितना होता है 2.5, ब्रोमीन का कितना होता है 2.8। तो इसकी अम्लीयता ज्यादा, क्योंकि इसका साइज भी ज्यादा है, और सबसे कम H2O। तो ये हो गया इनके अम्लीयता का क्रम। समझे, छाप दो। अगला क्वेश्चन नंबर 11, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, H2S, H2SO3, H2SO4, NH3, HNO2, HNO3, H3PO4, H3PO3, H3PO2। इन सभी में अम्लीयता का जो सीक्वेंस होगा, क्लोरीन यहाँ पे होता है +1, +3, +5, +7। जिस पर प्लस चार्ज जितना ज्यादा वो उतना ही ज्यादा अम्लीय। यहाँ पर -2, यहाँ पर +4, यहाँ पर +6, यहाँ पर -3, यहाँ पर +3, यहाँ पर +5, यहाँ पर ये होता है +5, +3, +1, लेकिन ये उल्टा होता है, ये अपवाद है। जो होना चाहिए वैसा होता नहीं है, क्योंकि अम्लीयता जिसका प्लस चार्ज जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा अम्लीय होता है, लेकिन नीचे वाले में ऐसा नहीं होता है। आवर्त सारणी का विकास। तो देखना, आवर्त सारणी के विकास में जो पहला वैज्ञानिक आया था वो आया था लेवोसियर। लेवोसियर का वर्गीकरण। तो इसमें लेवोसियर ने क्या बोला कि सभी तत्वों को दो भाग में बांट दिया इसने। एक तो था धातु और दूसरे कौन थे, अधातु। यानी कि जो लेवोसियर था वो पूरे एलिमेंट को दो पार्ट में बांट दिया, एक मेटल दूसरा नॉन मेटल।
धातु वो उनको बोलता था जो क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे, वो क्या थे, मेटल। और जो इलेक्ट्रॉन गैन या ग्रहण करते थे उनको क्या बोला, नॉन मेटल। लेकिन इसके नियम की लिमिट्स या दोष या इसी को बोलते हैं सीमाएं, इसके नियम की सीमाएं या दोष ये था कि ये कुछ तत्व धातु अधातु दोनों का गुण रखते हैं, दोनों का गुण रखते हैं, जिसे उपधातु कहते हैं। तो इसके बारे में लेवोसियर नहीं बता पाया था कि इनको कहाँ रखा जाए। तो लेवोसियर क्या बोलता है कि पूरे जितने भी तत्व उस टाइम पर थे उन सभी को दो भागों में बांट दिया था, एक धातु और दूसरा अधातु। धातु वो उनको बोलता था जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते थे या दान करते थे, और अधातु उनको बोलता था जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते थे। लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते थे जो धातु अधातु दोनों का लक्षण दर्शाते थे, जिनको क्या बोलते थे, उपधातु। इसको लेवोसियर नहीं बता पाया था कि कहाँ रखा जाए, इसलिए लेवोसियर का जो रूल था वो क्या हो गया था, अमान्य या अस्वीकार कर दिया गया था। फिर जैसे ही लेवोसियर का रूल अस्वीकार किया गया, नया वैज्ञानिक आ गया प्राउट। तो उसने प्राउट ने क्या बताया कि जो तत्व होते हैं उन सभी का जो परमाणु भार होता है हाइड्रोजन से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। मतलब ये बोला कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो जो प्राउट ने बताया उसको हम लोग देख लेते हैं। जो दूसरा वैज्ञानिक आया था वो कौन था, प्राउट। प्राउट की परिकल्पना, तो इसने क्या बोला कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। अगर हम लोग इसके नियम की दोष देखें तो दोष यही था कि सभी तत्व H2 से क्रिया नहीं करते, इसलिए इसका भी नियम फेल हो जाता है। तो प्राउट ने जो बताया था, जो नियम था वो था डोबेरिनर का त्रिक नियम। तो इसने क्या किया था, जो समान रासायनिक गुण वाले तत्व थे उनका तीन तीन तत्वों का समूह बनाया। तो समान रासायनिक गुण वाले तीन तीन तत्वों का समूह बना दिया था। क्या कर दिया था, समूह बनाया था। और उस समूह को इसने क्या बोला था, त्रिक बोला था। उसे त्रिक या ट्रायड त्रिक कहते हैं। और इसने दूसरा जो बात बताया था वो ये था कि मध्य तत्व का भार प्रथम व अंतिम तत्व के औसत भार के बराबर होता है।
एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ये क्या था, इसका त्रिक था। उसी तरह था फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो उसने ऐसा त्रिक बनाया था। और जो उसने ये दूसरा वाला बात कहा था, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अगर ये त्रिक है तो लिथियम का परमाणु भार होता है 7, पोटेशियम का होता है 39। तो जो सोडियम का परमाणु भार आएगा, इन दोनों के योग का औसत आएगा। तो इसका परमाणु भार उसने निकालने के लिए क्या किया, 7 प्लस 39 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा ये 46/2, तो आएगा कितना 23। तो यहाँ से सोडियम का परमाणु भार 23 निकल के आता है, ऐसा उसने बताया था। लेकिन इसके नियम का जो दोष था, यह डी व एफ ब्लॉक पर नहीं लगता है, इसलिए इसका भी नियम हो जाता है फेल। फिर उसके बाद जो 4th नंबर का वैज्ञानिक था, ये 3rd नंबर था, 4th नंबर का जो वैज्ञानिक था वो था न्यूलैंड। तो उसको बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड क्या बोलता है कि जो तत्व होते हैं उसमें से आवर्त सारणी का पहला तत्व और 8वां तत्व के गुण आपस में मिलते हैं। जैसे स्वर में पहला और 8वां शब्द आपस में मिलते हैं, उसी तरह आवर्त सारणी के पहले तत्व का गुण 8वें तत्व से मिलता है। इसलिए उसने अपने नियम का नाम क्या रख दिया था, न्यूलैंड का अष्टक नियम। जैसे अगर हम लोग देखें तो इधर लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब यहाँ पर नियॉन नहीं आएगा क्योंकि उस टाइम पर 0 ग्रुप का खोज नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद क्या जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो देखोगे तो अगर इनको हम लोग नंबरिंग करें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखोगे तो ये जो पहला तत्व है और 8वां तत्व है, दोनों के गुण एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि लिथियम का गुण सोडियम से मिलता है, उसी तरह बेरिलियम का गुण मैग्नीशियम से मिलता है। तो उसने बताया था संगीत में जिस तरह पहला शब्द और 8वां शब्द समान होता है, उसी तरह पहले तत्वों का गुण 8वें तत्व से मिलता है। लेकिन यह नियम केवल कैल्शियम तक लागू होता है, यानी परमाणु क्रमांक 20 तक। उसके बाद यह नियम फेल हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आते हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व, और जब डी और एफ ब्लॉक वाले आते हैं तो फिर अंतर 8 का नहीं बल्कि 18 का हो जाता है। और जो 0 ग्रुप के तत्व हैं जब वो आ जाएंगे तो फिर ये सब चेंज हो जाएगा। तो इसने जो भी बताया था, इसके रूल में जो दोष थी या कमियां थी वो क्या थी कि डी व एफ ब्लॉक, डी व एफ ब्लॉक में 18 व 32 का अंतर होता है। इसलिए इसका भी नियम क्या हो जाएगा, फेल हो जाता है। और अगर इसमें लिखना हो तो एक लाइन ये भी लिख देना कि यह कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 तक मान्य है। उससे आगे नहीं लगेगा। जैसे संगीत का पहला और 8वां स्वर समान होते हैं, उसी तरह पहला और 8वां तत्व भी समान गुणधर्म दर्शाते हैं। लेकिन यह कहाँ तक लगेगा, केवल
कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 तक ही मान्य है, क्योंकि उसके बाद आ जाता है डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक में 8 का नहीं बल्कि 18 का अंतर होता है, इसलिए यह नियम क्या हो जाता है, अमान्य या अस्वीकृत। लोथर मेयर वक्र, तो जो लोथर मेयर वक्र होता है इसमें इन्होंने क्या किया, तत्व और परमाणु भार, तत्व और इधर क्या था, परमाणु भार, इसके बीच में एक वक्र बनाया। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इधर पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, और ये जो है ये तल, ये इन सभी पर रखा था उसने डी ब्लॉक व उपधातु को। अब इसको सुन लो, ये बताना क्या चाहता है उस पर लिखते रहना। देखना, ये जो है ग्राफ का पीक या ग्राफ का शीर्ष स्थान, तो जो ग्राफ का शीर्ष स्थान होता है उस पर इसने सर्वाधिक विद्युत धनी या बोले क्षारीय धातुओं को रख देता है, क्योंकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सब क्या होते हैं, क्षारीय धातुएं, और सबसे धनी होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी दे देते हैं। तो उसने बताया था कि जो ग्राफ का पीक या शीर्ष स्थान होता है उस पर सर्वाधिक विद्युत धनी धातुओं को रखा जाता है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं सर्वाधिक विद्युत धनी ये कौन होती है, क्षारीय धातु, और क्षारीय धातु में भी कौन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। फिर उसके बाद उसने बोला ये जो ग्राफ का ढाल वाला हिस्सा है जिसको हिंदी में बोलते हैं अवरोही, क्या बोलते हैं, अवरोही, वहां पर देखोगे तो उसने कम विद्युत धनी यानी सी है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को रखा। तो कम विद्युत धनी इन सभी को कहाँ रखा था, ग्राफ में अवरोही पर, अवरोही क्रम। और ये कौन कौन थे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। और जो ग्राफ का ये वाला हिस्सा है चढ़ाई वाला, इसको क्या बोलोगे, आरोही। तो जो ग्राफ का या बोले अधिक ऋण विद्युती, अधिक ऋण विद्युती, अधिक ऋण विद्युती या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। तो अधिक ऋण विद्युती या आरोही क्रम में किसको रखा था, हैलोजन को, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन को। उसके बाद लास्ट क्या बचा था, जो ग्राफ का या वक्र का तल था, वक्र का तल, इस पर किसको रखा था उसने, डी ब्लॉक को व उपधातु को। तो यहाँ से उसने फाइनली ये बताना चाहा कि जब परमाणु भार बढ़ता है तो
तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण भी बदलते जाते हैं। और इसी चीज को मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में यूज किया था कि किसी भी तत्व का भौतिक या रासायनिक गुण परमाणु भार का आवर्ती फलन होता है। समझे? तो यह था लोथर मेयर वक्र।